हाय गाइस, वेलकम टू राइट एकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज से हम लोग कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट। एक अलग से हम लोग एक और शिफ्ट चला रहे हैं, उसमें से आपका मैं ठीक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। इट मीन्स पहले हम लोग उसमें अर्थ कर रहे हैं, इंटीरियर भाग ठीक है ऑफ दी अर्थ वाला, जैसे भूगर्भ वाला पूरा किए थे। अब ये वाला हम लोग बेस किसका कर रहे हैं? इंडियन ज्योग्राफी। ओके, तो इसमें हम लोग करेंगे इंडियन ज्योग्राफी ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। ओके, जैसे ऐतिहासिक दृष्टि से तो भारत एक प्राचीन देश है, ये तो लिखा हुआ है। इसे आप एक बार रीडिंग दे लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में है। प्राचीन काल से इसे भारतवर्ष के नाम से पुकारा जाता है। भारत तीनों ओर से समुद्रों द्वारा घिरा हुआ है। ओके, तथा उत्तर में विशाल पर्वतमाला द्वारा शेष एशिया से अलग है, अतः इसका स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखिए ये शब्द लिखा रहता है, आपको समझ में नहीं आता है कि हालांकि इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है, इसे उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके, तो ये है कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व है और शेष एशिया से अलग करता है, ठीक है, इसकी बनावट, ज्योग्राफिकल स्टेटस, इसलिए इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। आकार की दृष्टि से भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। ओके, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। आकार की विशालता के कारण इसके भौतिक स्वरूप में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, इसलिए आवश्यक है कि इसके भौतिक स्वरूपों की जानकारी प्राप्त की जाए। ओके, तो जैसे हम लोग देखें, प्रमुख बाह्य उच्चवच, पर्वत श्रृंखला, पठार, मैदान, अफवाह तंत्र, हिमानी, ज्वालामुखी, ठीक है, इनको हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। हम लोग देखें कि इसका उद्देश्य क्या है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको क्या क्या आंसर फिर इसके बाद दे पाएंगे, कौन कौन सा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग अक्षांश और देशांतरों के संदर्भ में भारत की स्थिति, कि भारत का कितने अक्षांश और देशांतरों के मध्य विस्तार है। दूसरा देखें यदि, ठीक है, तो ग्लोब की मदद से पड़ोसी देशों, महाद्वीपों, गोलार्धों और हिंद महासागर के संदर्भ में भारत की स्थिति का महत्व का वर्णन करेंगे हम लोग, कि क्या इम्पोर्टेंस है, तथा अन्य देशों में भारत के क्षेत्रफल की तुलना, कंपैरिजन भी करेंगे। इम्पोर्टेंट ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रमुख भू आकृतिक विभागों की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। ओके, इसका अर्थ है जैसे जो 5 रीजन है उन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पहले उत्तर भारत के विशाल पर्वत क्षेत्र, विशाल पर्वतीय क्षेत्र। ओके, दूसरा जैसे फिर करेंगे उत्तर के विशाल मैदान। फिर देखेंगे हम लोग प्लेट्यू, ठीक है, सेंट्रल प्लेट्यू। पठार है ना, भारत के विशाल पठार। फिर हम लोग बनाएंगे एक तटीय मैदान, जिसमें हम लोग वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक आइलैंड या द्वीप समूह। तो इसमें हम लोग ये 5 को बहुत डिटेल से करने वाले हैं, ठीक है। फिर यदि देखें भारत के प्रमुख भौतिक लक्षणों, नदियों को रेखा मानचित्र में दिखा सकेंगे। फिर हम लोग करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें सभी कंप्लीट नदियाँ। फिर हम लोग देखें हिमालय की नदियों की प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से तुलना, कंपैरिजन, कि दोनों में क्या अंतर है। ये भी आपके आता है मेंस वगैरह में और पीटी में भी। फिर देखेंगे भारत की समृद्ध तथा विविध संस्कृति इसके विविध भौतिक लक्षणों का परिणाम है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ओके, भारत के विभिन्न भू आकृतिक विभाग आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार एक दूसरे के पूरक हैं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग टॉपिक कौन सा, भारत की स्थिति, विस्तार एवं सीमाएं। ओके गाइस, चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं। दक्षिण एशिया के एक बहुत बड़े भूभाग के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में ऊंचे ऊंचे नवीन वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, ओके, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण एशिया के इस भाग को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान देश आते हैं। ओके, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सभी देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान।
संकीर्ण पाक जल संधि के द्वारा अलग द्वीपीय देश श्रीलंका भी इसी का अंग है। भारत और किसके, श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि, जो अलग करती है दोनों को, वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कंप्लीट होती है, यानी कि इसी का भाग है। इस उपमहाद्वीप के 3/4 क्षेत्र में भारत का विस्तार है, जो कॉन्टिनेंट है उसके 3/4 में है ना, किसकी सीमाएं उपमहाद्वीप के अन्य सभी देशों को छूती हैं। अन्य 5 देशों सहित भारत एक स्पष्ट भौगोलिक इकाई है। उपमहाद्वीप के सभी देश सांस्कृतिक दृष्टि से वे एक दूसरे के निकट हैं। प्राचीन काल में हमारा देश आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, बाद में से भारत, हिंदुस्तान और इंडिया कहने लगे। तो कहते हैं 4 नाम हो गए, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर ही रखा गया है। ओके, यही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया, अदरवाइज किसी भी अन्य महासागर का नाम किसी देश के नाम पे नहीं रखा गया। संविधान में हमारे देश के 2 ही नाम स्वीकृत हैं, भारत या इंडिया। ओके, जैसे आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई एग्जाम में, भारत किस गोलार्ध में, तो किस तरह, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में। भारत की मुख्य भूमि, अब देखो जहाँ मुख्य भूमि की बात हो रही है, इसको अलग डिफाइन करेंगे। इसका जो विस्तार है, ठीक है, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, पूछा जाता है। उत्तरी अक्षांश, चूँकि आपको पता है कि भारत की स्थिति यदि देखें तो ग्लोब में इस साइड है ना, यहाँ पे। ओके, तो ये वाला जो है ये कहलाती है देशांतर रेखाएं, ग्लोब में देखें, और इस तरह से कहलाती है अक्षांश रेखाएं। तो ये वाला जो है भूमध्य रेखा है, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं। ओके, अक्षांश रेखा, और ये वाली अगर 0 डिग्री देखें तो ये लंदन से होके जाती है ना, ग्रीनविच GMT लाइन। तो इसके चूँकि इस वाले भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री है, तो अक्षांश विस्तार ऐसे है, इसलिए हम ये हमेशा किस में रहेगा, उत्तरी अक्षांश में। और इसको देखें तो ये वाला इसका पूर्वी कहलाता है, पूर्वी देशांतर, और ये वाला पश्चिमी देशांतर। तो भारत किस में रहेगा, हमेशा पूर्वी देशांतर में। इसलिए देखिए यहाँ लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, यदि सेम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट व 97 डिग्री पूर्व 25 में, ठीक है, 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच फैली है। तो ये वाला हो गया देशांतरीय विस्तार। ये दोनों आपको बिल्कुल याद करना है। इस प्रकार भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 24 अंशों में है, 29 डिग्री में है। इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 29 आता है, इसका भी निकालेंगे तो। लेकिन धरातल पर वास्तविक दूरी उत्तर से दक्षिण, यदि हम लोग देखें भारत की, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई इस तरह से, तो ये वाली नॉर्थ टू साउथ, तो ये कितनी है, 32-14 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम, यहाँ से देखें, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये आपकी कितनी है, 29-33 किलोमीटर। ये वाली है ना, ठीक है, 29-33, और ये वाली डिफरेंट 32-14, ये वाली। ओके, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समान होने पर भी वास्तविक दूरी में इतना बड़ा अंतर क्यों है, कि ये जब 29 डिग्री ही लगभग है तो ये अंतर क्यों है ना, 32 और 2900 में अंतर है ना। ऐसा इसलिए है कि विषुवत वृत्त पर 2 क्रमिक देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। जो देशांतर होते हैं उनकी आपस की दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जब आपको पता है कि ये जो, जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब में मान लीजिए ये वाले जो लाइन है, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली लाइन, इससे देशांतर जो है उत्तरी ध्रुव से शुरू होते हैं, दक्षिणी ध्रुव पे जाके एंड होते हैं। ये देखिए इस तरह से ये देशांतर रेखाएं होती है ना। ये हैं आपकी देशांतर रेखाएं। ओके, तो आप देखेंगे इसकी यहाँ पे तो दूरी सर्वाधिक है, कहाँ, भूमध्य रेखा पर, लेकिन जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये दूरी घटती जाती है। ओके, तो ध्रुवों पर अगर देखें, इसलिए ये वाली क्या हो गई, कम हो गई। ओके,
तो सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। इसके विपरीत किसी भी देशांतर रेखा पर दो क्रमिक अक्षांशों के बीच की दूरी उत्तर से दक्षिण तक सदैव एक समान रहती है। लेकिन यदि हम अक्षांश देखें तो अक्षांश कैसे होंगे, ऐसे। ओके, तो इनकी बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है, कभी नहीं घटती। ओके, ये वाली अक्षांश रेखा होगी। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है, ये कभी भी नहीं घटती बढ़ती है। लेकिन देशांतरों के मध्य की दूरी घटती बढ़ती रहती है। ओके, तो यदि देखें दो क्रमिक अक्षांश वृत्तों के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी सदैव एक समान 111 किलोमीटर रहती है। लेकिन यदि हम देखें किसकी, देशांतरों वाली, तो घटती जाती है, ये वाली 0। ठीक है, तो बाकी सेम रहती है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये अंतर क्यों है। ओके, इंडिया के में भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर राज्य में है, जिसे इंदिरा कौल कहते हैं। इंदिरा कौल जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तमिलनाडु में कन्याकुमारी इसका दक्षिणी छोर है। ओके, ये देखिए मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं हम लोग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुख्य भूमि। ओके, लेकिन देश का दक्षिणतम छोर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ओके, जो 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यानी अभी हमने जो पढ़ा था 8.4 से भारत की स्थिति, वो एक्चुअली यहाँ से शुरू हो जाती है यदि हम अंडमान निकोबार को शामिल कर लें। ठीक है, और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार में है। निकोबार के भी आप जब हम लोग देखेंगे अभी इंडियन ज्योग्राफी में, इसके अलग अलग पार्ट है ना, तो ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार में, बृहद निकोबार कह सकते हैं, उसमें स्थित है कौन सा, इंदिरा पॉइंट। हालांकि ये अभी कह सकते हैं कोलैप्स हो गया है, डूब गया है यह क्षेत्र, क्योंकि 2004 में जब सुनामी आई थी तो यह पूरी तरह से डूब चुका है। भारत का पश्चिमी सिरा कौन सा, गुजरात में है, और पूर्वी सिरा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, चलिए अगर देखें कि इतने बड़े अक्षांशीय विस्तार का भारतवासियों के जीवन पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है। देश के उत्तरी भाग विषुवत वृत्त से काफ़ी दूर है। ओके, यानी विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश से, अतः भागों में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं, फलस्वरूप यहाँ सूर्य तप कम मिलता है। इसलिए आप देखेंगे जब जम्मू कश्मीर साइड आएंगे तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, बहुत लो होता है। जैसे जैसे आप नॉर्थ की ओर बढ़ते जाएंगे भारत में, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कमता जाएगा। अतः दक्षिणी भागों के विपरीत ये भाग क्या हैं, ठंडे हैं। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। विषुवत वृत्त के निकट स्थित भारतीय क्षेत्रों में दिन और रात की अवधि में लगभग 45 मिनट का अंतर होता है। ओके, भारत के उत्तरी भागों में दिन और रात की अवधि में यह अंतर क्रमशः बढ़ता जाता है। उत्तरी भाग में यह अंतर 5 घंटे का होता है। सोचिए विषुवत वृत्त के पास जो ऐसे नीचे तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ दिन और रात की अवधि में कितना 45 मिनट का अंतर होता है, यहाँ 5 घंटे हो जाता है। कर्क वृत्त जो है, ठीक है, यानी कर्क रेखा भारत के लगभग 20 से होकर गुजरता है। इस प्रकार कर्क वृत्त के दक्षिण का भाग कौन सा कहलाता है, उष्ण कटिबंध में स्थित है, और कर्क वृत्त के उत्तर का शेष भाग शीतोष्ण कटिबंध है। ये क्लाइमेट में होते हैं। ठीक है, तो जो 23 डिग्री है 1/2 डिग्री कर्क रेखा इसी कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, नॉर्थ। तो इसके नीचे वाला भाग कौन सा कहलाता है, उष्ण कटिबंध, और इसके उत्तर वाला कौन सा कहलाता है आपका, शीतोष्ण कटिबंध। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटों में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमने के कारण, ओके, पश्चिम कैसे पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व। सूर्य सबसे पहले पूर्व में उदय होता है, क्योंकि इस तरह से घूमती है पश्चिम से पूर्व, इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, पूर्व दिशा में। ये सूर्य हमें दिखता है। ओके, तथा पश्चिम में बाद में उदय होता है। पृथ्वी 360 डिग्री के अपने देशांतरी विस्तार को लगभग 15 डिग्री प्रति घंटे की गति से 24 घंटों में पूरा करती है। आप 360 में
यदि 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ओके, भारत का देशांती विस्तार जैसे हमने लगभग निकाला कितना 29 डिग्री, तो हम 15 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अतः लगभग क्या होगा, भारत के पूर्वी और पश्चिम छोरों के वास्तविक समय लगभग 2 घंटे का अंतर आएगा। 15 दूनी 30 हो जाएगा ना, तो लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। इस प्रकार जब भारत के पूर्वी छोर अर्थात अरुणाचल प्रदेश पर सूर्योदय होता है तब पश्चिम में अंधकार रहता है। समय के अंतर की इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए अन्य देशों की तरह भारत ने भी एक मानक मध्याह्न रेखा का चुनाव किया है। ये आपसे पूछता है ना कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय हुआ और गुजरात में, दोनों में कितना अंतर होगा, तो आपको याद रखना कितना 2 घंटे का होता है। ओके, मानक मध्याह्न रेखा पर जो स्थानीय समय होता है उस समय को उस देश का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री कह सकते हैं, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ओके, जो कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद या नैनी मिर्ज़ापुर नैनी, वहाँ से गुजरती है। ओके, नैनी से, नैनी इलाहाबाद कह सकते हैं इसे। इसका स्थानीय समय ही सारे भारत का क्या है, स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है पूरे इंडिया का। मध्याह्न रेखा का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के लगभग मध्य से गुजरे, सेंटर से, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, वह 7.5 डिग्री से पूरी विभाजित हो जाए, इसलिए 7.5 डिग्री में ये देखेंगे तो पूरी विभाजित होती है। ओके, देशांतर रेखा एक दोनों ही कसौटियों पर खड़ी उतरती है। कौन सी, 82.5 डिग्री, ऐसे भी लिखते हैं ना, 82 1/2 डिग्री। ओके, ये भी अगर ऑप्शन में आए ईस्ट तो ये भी सही है, नहीं अदरवाइज आप गलत कर दें। ओके, भारत का उत्तरी भाग चौड़ा है जबकि इसका दक्षिणी भाग हिंद महासागर की ओर संकीर्ण होता गया है। इस प्रकार हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के कारण 2 भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर ओके नाम से तथा पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। द्वीप समूहों सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 7516 किलोमीटर है तटों सहित। पाक जल संधि भारत की मुख्य भूमि को श्रीलंका से पृथक करती है। सर्वाधिक यदि तट रेखा वाला राज्य देखें तो कौन सा है, गुजरात, और गुजरात के बाद कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अगर ये पीटी में आपके क्वेश्चन आएंगे तो सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, सर्वाधिक लंबी गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, 1 और 2। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसका आकार। संसार के कुल भू क्षेत्रफल का 2.4% प्रतिशत भारत में है, जबकि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, तो ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल कितना है, 2.42%, जबकि इसे संसार की कुल जनसंख्या का 16% भाग, 16 नहीं अब ज़्यादा हो गया है, 17.4 है ना %। अभी तो लेटेस्ट डेटा आएगा 2021 की जनगणना में, तो अब और ज़्यादा हो जाएगा। ओके, भारत की जनसंख्या वाले पार्ट में इस विषय में हम और अधिक विस्तार करेंगे। भारत की भू सीमा ओके कितनी है, 15,200 किलोमीटर लंबी है, भू सीमा यानी भूमि वाली। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से हमारे देश की सीमाएं मिलती हैं। भूटान पूर्वी हिमालय की गोद में बसा सबसे छोटा देश। अब देखो किसके साथ कितनी मिलती है, इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिप है, ठीक है। बचपन में MBA किया, ठीक है, कोई स्टूडेंट तो उसने बचपन में ये MBA कर लिया या किया। अब याद रखना कि ये कैसे हैं, ठीक है। इनके नाम बता रहा मैं स्टेट के वाइज कि कौन से आपको कितना याद करना है और किसकी सीमा सर्वाधिक है। तो बचपन में सबसे पहला कौन सा है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सीमा है पड़ोसी देश की सर्वाधिक है, 4,096 वर्ग किलोमीटर लंबी सीमा भारत की साझा करता है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। दूसरी है चीन। अब चीन आपको याद नहीं करना है, ठीक है, क्रमवार याद रखना है। फिर है पाकिस्तान के साथ, ओके। फिर है नेपाल के साथ, बॉर्डर शेयर करते हैं, ओके। इसके बाद क्या है, म्यांमार,
ओके। फिर कौन सा है? भूटान। पहला वाला बांग्लादेश है ना, बस से भूटान मत समझिए, ये वाला भूटान है। और फिर कौन सा? अफगानिस्तान। ओके। चलिए ठीक है, तो अब इसे याद कर लीजिएगा। बचपन में एमबीए किया, आपको जो 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनके क्रम से आपको याद हो जाएगा कि किसकी बाउंड्री कितनी करती कॉन्ट्रैक्ट। ओके। इसकी प्रतिरक्षा का दायित्व भारत पर है। किसका? भूटान का। हम लोग ये पॉइंट देख रहे थे ना, पूर्वी हिमालय की कूद में। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाली हमारी अधिकतर सीमा मानव निर्मित है, क्योंकि दोनों एक पहले भारत का ही पार्ट थे। प्राकृतिक सीमा के निर्धारण के लिए ना कोई पर्वत है और ना कोई नदी। यदि आप भारत की संपूर्ण भू सीमा पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा यह कहीं तो अत्यंत गर्म है, शुष्क है और निर्जन मरुभूमि से गुजरती है, तो कहीं लहलाते खेतों से और कहीं कलकल करती नदियों से। यही भू सीमा एक और हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियों अर्थात हिमालय से गुजरती है, तो दूसरी ओर वनाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं से होकर जाती है। विविध प्रकार की भूमियों से गुजरने वाली ऐसी विस्तृत भू सीमा की सुरक्षा कार्य अत्यंत कठिन है। इसलिए सीमा पर पहरेदारी करने वाले भारतीय सिपाही को अत्यंत प्रतिकूल दशाओं का सामना करना पड़ता है। सेना का एक ही जवान कभी अत्यंत बर्फीले प्रदेशों का प्रहरी बनता है, तो कहीं तपती दोपहरी में तपते रेत पर पहरा देता है। कभी उसी जवान की नियुक्ति उत्तर पूर्व की दलदली और कछारी भूमि पर या सघन वर्षा वनों से आच्छादित भूमि पर होती है। इतनी लंबी और विविध प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण भूमि से गुजरने वाली भू सीमा पर राष्ट्र को प्रतिदिन करोड़ों रुपए का खर्च करना पड़ता है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ओके। एशिया, अफ्रीका, ओशनिया महाद्वीपों के बीच विस्तृत हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरों से होकर शेष महाद्वीपों से संपर्क रखना आसान हो जाता है, यानी कह सकते हैं समुद्रिक व्यापार करना आसान हो जाता है। उपमहाद्वीप में स्थित सभी देशों में से केवल भारत के साथ ही उपमहाद्वीप के देशों की भूमा सीमाएं मिलती हैं। यानी जितने हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कंट्री देखे थे, भारत ही एकमात्र देश है जो सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में कितने का अंतर है? 2 घंटे का। ओके। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा मानकर इसके समय अंतर को एक सीमा तक कम कर दिया गया है। ओके। ये कुछ पीटी क्वेश्चन है। अब हम लोग करेंगे भारत के भू आकृतिक प्रदेश। ओके। तो गाइस, हम लोगों ने इसका वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ, इससे पहले आप सिर्फ इसमें इतना ही करते हैं। ओके। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? भारत के भू आकृतिक प्रदेश। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन